ये आगाह करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कोर्ट केस करना, किसी पे मुकदमा करना कोई मजाक नहीं है। उसके बहुत सारे परिणाम निकल सकते हैं जो आपके पक्ष में भी हो सकते हैं और विपक्ष में भी हो सकते हैं, और जिससे आपको मेंटल परेशानी भी हो सकती है, हरासमेंट भी हो सकती है खुद दूसरे पे केस करके, और इसके साथ साथ आपके समय की बर्बादी हो सकती है, आपके धन की बर्बादी हो सकती है। तो हमें गैस का गुब्बारा नहीं बनना है, बैलून नहीं बनना है कि ज़रा सी पिन लगी और फुस निकल गया। उस समय तो हम गैस से भरे हुए हैं, उड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम अपना केस करने का मन बना ही चुके हैं कि हमें सामने वाले पे केस करना ही करना है, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इसके बिना गुजारा नहीं है, समझौते की बातें फेल हो चुकी हैं, जितना मैं सहन कर सकता था मैं कर चुका हूं, अब तो केस करना है। तो केस करने से पूर्व आपको योजना बनानी चाहिए, और उस योजना में 3 तरह की योजनाओं की मैं बात करूंगा। एक है डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर्डनेस, कागज संबंधी क्या तैयारी करनी है आपको। दूसरा है मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस, आपको मेंटली या साइकोलॉजिकली अपने आप को और अपने परिवार को क्या प्रिपेयर करना है। और तीसरा है फिनेंशियल तैयारी, पैसे की तैयारी जो कोर्ट कचहरी में खर्च होना है या होने की संभावना है। दोस्तों, केसेस को ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड करूं तो सिविल केस बनेंगे और क्रिमिनल केस बनेंगे। अब क्रिमिनल केस के बारे में अगर हम पूर्व योजना की बात करते हैं तो कई बार पूर्व योजना क्रिमिनल केस में षड्यंत्र भी प्रतीत होती है। तो मैं षड्यंत्र करने के लिए नहीं कह रहा, किसी क्रिमिनल केस में अगर कोई आपके खिलाफ किसी ने कोई अपराध कर दिया है या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई अपराध कर दिया है तो आपको बिना किसी देरी के और बिना किसी योजना के तुरंत पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने में देरी आपके केस के लिए घातक सिद्ध हो सकती है और आरोपी के बच निकलने की संभावना हो सकती है। महत्वपूर्ण जो एविडेंस है जो पुलिस को कलेक्ट करने हैं वो उस दौरान डिस्ट्रॉय हो सकते हैं या उनसे छेड़खानी हो सकती है। तो मैं इस वीडियो में इस प्रकार के आपराधिक केस के संबंध में पूर्व योजना बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कि मैंने अपने वीडियो के शुरू में बताया कि हम 3 तरह की योजनाओं पे बात करेंगे। एक है डॉक्यूमेंट्री, दूसरी है मेंटल और तीसरी है फिनेंशियल। डॉक्यूमेंट्री की अगर बात करूं तो कोई भी जो केस है वो कागजों के आधार पर लड़ा जाता है। कोई भी सिविल मुकदमा, प्राइवेट कंप्लेंट एविडेंस मांगती है। जज को नहीं पता, कोर्ट को नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। दोनों ही पक्ष कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि मैं सच हूं, ये झूठ है। दोनों के वकील यही कहते हैं, दोनों अपने अपने सबूत पेश करते हैं, अपने गवाह पेश करते हैं, अपने दस्तावेज पेश करते हैं। तो नतीजा क्या निकला इस बात का, एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आएगा कि कोर्ट सिर्फ सबूतों और गवाहों के आधार पर ही फैसला कर पाएगी। कोई आपके मन में, आपके दिल में झांक के नहीं देख सकता सिवाय ऊपर वाले के। उसका फैसला अलग होगा, उसकी लाठी की तो आवाज ही नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले ठंडे दिमाग से अपने वकील साहब से मिलके योजना ये बनानी है कि ये मेरा केस है, इस केस में मेरे साथ ये गलत हुआ है, और आपके वकील साहब जो आपको गाइड करते हैं कि मेरे को ये दस्तावेज आप लाके दीजिए इस संबंध में, उसके लिए आप प्रयास कीजिए। ऐसे नहीं है कि मुझे मिल नहीं रहा मैं देखूंगा और फिर आप आधे अधूरे कागज अपने वकील को देंगे और बाद में बोलेंगे तो बड़ा कमजोर केस बना है। आप अपने वकील को जितने ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट देंगे उस ट्रांजैक्शन के संबंध में, उस व्यवहार के संबंध में जिसके बारे में आप मुकदमा फाइल करना चाहते हैं दूसरे पे, उतना ज्यादा मजबूत आपका केस बन पाएगा। क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में से कई बार हमें लगता है ये डॉक्यूमेंट शायद रिलेवेंट नहीं होगा, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। आप ऐसा मत सोचिए, आप अपने वकील को दिखाइए कि मेरे पास ये भी है, एग्रीमेंट भी है, रसीद भी है, या जो कुछ भी आपके पास सबूत है, चाहे वो ओरिजिनल हो, चाहे वो फोटोकॉपी हो, चाहे वो ईमेल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग हो, सबको एक जगह स्टोर कीजिए और अपने वकील साहब को बताइए। दूसरी बात पूर्व योजना में ये आती है, जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं
कई बार आपके वकील को ये लगेगा आपके डॉक्यूमेंट्स देख के कि जो बात हम कानूनी रूप से कहना चाह रहे हैं केस में कोर्ट को, वो पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पा रही है इन कागजों से। इसका मतलब है कि योजना का दूसरा पार्ट ये आता है कि हमें सबूत क्रिएट करने पड़ेंगे। अब सबूत क्रिएट करने पड़ेंगे तो इसका भावार्थ ये मत लगा लीजिएगा कि कोई फर्जीवाड़ा करना है, कोई फर्जी सबूत क्रिएट करने हैं। फर्जी सबूत नहीं क्रिएट करने। कई बार हम विश्वास पे, म्यूचुअल ट्रस्ट पे सामने वाले से लेन देन व्यवहार करते रहते हैं, कुछ लिखत पढ़त नहीं होती, कुछ राइटिंग में नहीं होता, चलता रहता है। लेकिन क्योंकि अभी तक आपने उस पे केस किया नहीं है, आपके सिर्फ मन में चल रहा है, तो आपकी उसकी बातचीत हो रही है, आपके टॉकिंग टर्म्स हैं, तो आप अपने वकील से सलाह करके उसे कोई ऐसी मेल डालिए या ऐसा कोई मैसेज डालिए या ऐसी कोई फोन पे बात कीजिए जिससे कि सच्चाई उसकी जबान से खुद उजागर हो सके। अगर वो रिप्लाई करता है तो, रिप्लाई नहीं भी करता, लेकिन अगर वो डिनाई नहीं करता उस बात को, तो भी कम से कम कुछ सबूत तो बना। आपने मेल डाल दी, सामने वाले ने भले ही रिप्लाई ना किया, पर आपने तो डाल दी ना। उस मेल के अंत में आप लिख सकते हो, अगर आप इस मेल का डिनायल नहीं करते या रिप्लाई नहीं करते 3 दिन में, तो हम मान लेंगे कि इस मेल के अंदर जो हमने फैक्ट्स लिखे हैं आपको उससे कोई आपत्ति नहीं है। मतलब कई तरीके हैं उस चीज़ के कि सबूत कैसे क्रिएट करना है। तो सबूत इकट्ठे करना भी ज़रूरी है, सारे के सारे एविडेंस, और नहीं है तो उन्हें क्रिएट करना भी ज़रूरी है। एक केस में मैंने देखा, जो मैं देखता रहता हूँ अक्सर कई केस में, एक केस में क्या, एक खाली लिफाफा मेरे क्लाइंट के घर पे आया। उसने खाली लिफाफा मतलब लिफाफे के अंदर कागज थे 2-3, पर वो कोरे कागज थे, उसमें कुछ लिखा नहीं था, कोरा कागज था, वो कोरे कागज थे। तो कुछ लोग सबूत क्रिएट करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम भी करते हैं जो कि एथिकल नहीं है, करेक्ट नहीं है, पर करते हैं। देखो कोर्ट में अब वो जाके कह रहा है दूसरा पक्ष मेरे क्लाइंट के बारे में कि हमने फलानी तारीख को इनको स्पीड पोस्ट भेज दिया था और उसमें परचेज ऑर्डर डाल दिया था या लीगल नोटिस डाल दिया था या ये दस्तावेज डाल दिया था जो कि इन्हें इतनी तारीख को इनके एड्रेस पे प्राप्त हो गया, और ये रही स्पीड पोस्ट की रसीद, ये रही ट्रैकिंग रिपोर्ट। अब लिफाफा तो डिलीवर हुआ ही था ना मेरे क्लाइंट के घर पे, लिफाफा तो उसे मिला ही था, लेकिन लिफाफे को जब उसने खोला था तो उसमें कोरे कागज थे, उसमें कुछ नहीं था, ब्लैंक पेपर थे, एब्सोल्युटली ब्लैंक। लेकिन उसने कोरे कागज मिलने के बाद मेरे क्लाइंट ने कोई उसे रिवर्ट नहीं किया कि भाई आपने मुझे क्या भेजा है, ये तो कोरे कागज हैं। उसने सोचा कोरे कागज है, सामने वाले का दिमाग सठिया हो गया होगा, पागल है, छोड़ो, फाड़ो, फेंक दो, इग्नोर करो, काम पे चलो। पर कोर्ट में वही लिफाफे की रसीद वो दिखा के कह रहा है कि हमने इनको इतनी तारीख को सूचित कर दिया था। अब कोर्ट में अगर मैं कहूंगा भी जाके अपने क्लाइंट की तरफ से कि सर मुझे तो जनाब वो लिफाफे में खाली कागज थे, तो अब जज साहब को या कोर्ट को तो नहीं पता ना कि मैं सच बोल रहा हूं। उनके पास तो एक सबूत है, स्पीड पोस्ट की रसीद की इतनी तारीख को इन्होंने आपके क्लाइंट को एक एनवलप के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये नोटिस या ये चीज भेजी जो आपके क्लाइंट को प्राप्त हुई। आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया आज तक, आप कैसे कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला? हो गया ना खेल खत्म। गवाहों और सबूतों की श्रेणी में ही कागजों के अलावा जो सेकंड पार्ट आता है इसी योजना के अंतर्गत, वो आता है गवाहों को आइडेंटिफाई करना, गवाहों को ढूंढना कि मेरे केस में कौन कौन व्यक्ति गवाह बन सकते हैं, और वो जो व्यक्ति गवाह हैं उनसे जाना, उनसे मिलना, उनसे बात करना कि भाई अगर मैं इस सामने वाले पे केस कर दूं तो आप भी इस ट्रांजैक्शन के गवाह थे, तो क्या आप मेरे पक्ष में कोर्ट में गवाही देने आएंगे? उनको पक्का करना, उनको तोलना कि कहीं वो कोर्ट में होस्टाइल तो नहीं हो जाएंगे, आपके विपरीत तो नहीं हो जाएंगे, आने से मना तो नहीं कर देंगे, कोर्ट में जाके बयान उल्टा आपके अगेंस्ट तो नहीं दे देंगे, मुकर तो नहीं जाएंगे। इसी तरह तैयारी में आपको ये भी देखना है कि जो सामने वाला पक्ष है जिसके ऊपर आप कोर्ट केस करने जा रहे हैं, उसके पास क्या क्या सबूत हैं, उसके पास क्या क्या एविडेंस है, उसके पास क्या विटनेस हैं। आपको उनको भी एनालाइज करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं तो 2 सबूत लेके घूम रहा हूं, वो 10 सबूत लेके घूम रहा है और उसके जो सबूत की क्वालिटी है, ऑथेंटिसिटी है, प्रामाणिकता है, एविडेंशियरी वैल्यू है, वो मेरे सबूतों से ज्यादा है।
तो आपको अपनी मेरिट्स और डिमेरिट्स तो एनालाइज करनी है, सामने वाले पक्ष के पास क्या है कंटेस्ट करने के लिए, कोर्ट में देने के लिए, वो भी आपको एंटिसिपेट करना है, वो भी आपको समझना है। परंतु कुछ लीगल पहलू मैं बताना चाहता हूं आपको, जैसे कि केस करने से पहले ये देखना होता है कि न्यायिक क्षेत्र क्या होगा, ज्यूरिसडिक्शन कहाँ होगा। कई बार प्रॉपर्टी कहीं होती है, एग्रीमेंट कहीं और हुआ होता है, धोखा कहीं और हुआ होता है। तो अगर आपने गलत कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो केस डिसमिस हो जाएगा, वहां से आपके सारे एफर्ट बेकार हो जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे। गलत ज्यूरिसडिक्शन में केस नहीं डालना, गलत कोर्ट में केस नहीं डालना। अगर केस लिमिटेशन से बाहर हो गया है, हर केस की एक समय सीमा है सिविल केस में कि भाई इतने, और कुछ केसेस में तो क्रिमिनल में भी है कि इतने समय तक ही केस डाला जा सकता है। ये सब चीजें ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि कोर्ट में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो केस डालने वाले के ऊपर है। अगर आप किसी व्यक्ति पे केस डाल रहे हो कि मेरे साथ ये गलत हो गया, और आपने कुछ सबूत और दस्तावेज और गवाह कोर्ट को दिए, तो कोर्ट में ये सिद्ध करना कि गलत हो गया है, वो बर्डन, वो जिम्मेदारी आपकी है। तो अगर आपके सबूत कम हुए तो आप उस बात को प्रूव नहीं कर पाएंगे। पूरा केस चलाया, टाइम खर्च करा, पैसा खर्च करा, और अंत में टाई फीस होएगी तो कितना खराब लगेगा। दोस्तों, दूसरी योजना है मेंटल प्रिपेयर्डनेस या साइकोलॉजिकल तैयारी। जो लिटिगेशन है, मुकदमेबाजी है, उसमें बहुत ही मेंटल एनर्जी ड्रेन होती है, बहुत थकावट होती है। मेंटली आदमी सोचता रहता है उस केस के बारे में। अब आप अगर जीवन में पहली बार किसी पे केस कर रहे हैं तब तो आपको ये बहुत ज़्यादा फील होगा। हाँ, अगर आप 2-4 केस जीवन में हैंडल कर चुके हैं तब हो सकता है आप नॉर्मल हो इस चीज़ के बारे में। तो आपको केस करने से पहले मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली इस केस से चाहता क्या हूँ। क्या मैं सिर्फ सामने वाले को सबक सिखाना चाहता हूँ, सिर्फ उसे हरास करना मेरा पर्पज़ है, या मैं इस केस को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल तक लड़ूंगा। अगर आप हार भी गए या जीत भी गए तो क्या, अगर आप हार गए तो आप क्या ऊपर वाली अदालत में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं मेंटली? अगर आप जीत गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सामने वाला हाई कोर्ट चला गया, फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपको भी हाई कोर्ट में जाके केस लड़ना पड़ेगा ना। हाई कोर्ट में भी आप जीत गए, सामने वाला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो आपके हाथ में केस करना तो है। उसके बाद उस केस से आप निकल पाएंगे या निकल पाएंगे, ये श्योरिटी नहीं है कि वो आपके हाथ में हो, वो चांस की बात है। तो मेंटली प्रिपेयर कीजिए अपने आप को कि आप इस मुकदमे को कितना खींचने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ सामने वाले को प्रेशराइज करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। इसी तरह अपने वकील साहब से मिलके उनसे उनका ऑनेस्ट ओपिनियन लीजिए। उनसे ईमानदारी से पूछिए कि वकील साहब, मुझे खुश करने के लिए मत बताइए, आप मुझे एक्चुअल बताइए कि मेरे केस के अंदर क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट है मेरे केस के कानूनी रूप से और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और ये केस मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें सक्सेसफुल होने के कितने % चांस हैं। एक वकील की बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप दूसरे से मिलिए, नहीं तो तीसरे से मिलिए। अपने डॉक्यूमेंट्स का एक सेट वकील को दीजिए, उसको पढ़ने के लिए टाइम दीजिए 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि आप सीधा डॉक्यूमेंट लेके जाओगे और सीधा मैटर पूछोगे तो वकील कोई जादूगर नहीं होता है। हर केस के फैक्ट को समझने के लिए उसको भी समय चाहिए होता है, उसको भी लॉ पॉइंट देखने पड़ते हैं। तो आप अगर उनको समय देंगे और ऑनेस्ट ओपिनियन पूछेंगे तो वो भी आपकी मेंटल प्रिपेयर्डनेस में हेल्प करेगा कि मुझे 2 वकीलों ने ऐसा बोल दिया है, 3 ने ऐसा बोल दिया है, तो अब सोच लो केस करना है या नहीं करना है। और बहुत सारी दशाओं में मैंने देखा है कि परिवार का एक सदस्य तो कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं केस करूंगा, लेकिन जो बाकी सदस्य हैं परिवार के, वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, ये तो पगला गया, ये तो पगला गई है। दोस्तों, अगर आप अकेले ही लिटिगेंट हैं, आपके परिवार वाले भी आपके साथ नहीं है, बात न्याय अन्याय की कर ही नहीं रहा हूं, तो आपको एक मेंटल सपोर्ट नहीं मिलेगा परिवार से। हर वक्त आपके परिवार वाले आपको ताने मारते रहेंगे, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने ये क्यों कर दिया, हम तो ऐसे नहीं है, हम वैसे नहीं है, छोड़ो परे, जो नुकसान हो गया हो जाने दो, हमें क्या जरूरत थी, अब कौन वहां जाएगा, तुम अपनी नौकरी बर्बाद कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, न्याय तो मिलता ही नहीं है, इसमें तो इतने साल लगे। आपको दिन भर ताने सुनने पड़ेंगे, अल्टीमेटली आप झल्ला जाओगे, आप बोलोगे जाओ यार खत्म करते हैं। तीसरी और अंतिम योजना
के बारे में मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं कहूँगा, वो है फिनेंशियल प्लानिंग। आपको ये देखना है कि क्या आप कोर्ट कचहरी का खर्चा उठा पाएंगे। लिटिगेशन या मुकदमेबाजी बहुत एक खर्चीला माध्यम है न्याय पाने का। समझौता हो रहा है दोस्तों तो करके ख़त्म करो। यही समझौता कोर्ट में जाके 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, आपका टाइम खराब होगा, पैसा खराब होगा। हाँ, अगर न्याय पाने के लिए लड़ना ही है तो आप मेंटली फिर तैयार रहिएगा कि सिविल केस में कोई फ्री के वकील नहीं मिलते हैं सरकार की तरफ से। मुकदमा अगर एक सिविल नेचर का है तो आपको अपने खर्चे पे लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोर्ट फीस भरनी पड़ेगी। तो आपको फिनेंशियल प्लानिंग करनी है कि क्या मेरा रोजगार, क्या मेरी नौकरी इतनी है, मेरी सेविंग्स इतनी है कि मैं इस मुकदमे पे इतने लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूं। पता चले अंत में कि जितने की मुर्गी नहीं उतने का तो मसाला लग गया, ले लो फिर न्याय। फिर वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए तो ठीक है, परंतु वो कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं हुआ ना फिनेंशियल एंगल से। तो इन सब योजनाओं को ध्यान में रखिए, अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखिए, सावधानी से अपना केस बनाइए। केस फाइल करने में जल्दी मत कीजिए, अपने वकील पर भी दबाव मत बनाइए जल्दी जल्दी केस फाइल करने का, उसमें गलती होने की संभावनाएं रहती हैं। परंतु जितना आप बेटर तैयारी करके, प्लानिंग करके, मेंटल, फिनेंशियल, डॉक्यूमेंट्री केस फाइल करेंगे, उतना ही दोस्त आपका केस कोर्ट में ज़्यादा सशक्त होगा, मजबूत होगा। आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगे, फिनेंशियली प्रिपेयर्ड होगे, डॉक्यूमेंट्री एंगल से, विटनेस के एंगल से आप प्रिपेयर्ड होगे, उतने ही आपके जीतने के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे। लिटिगेशन सिर्फ और सिर्फ कागज़ों की लड़ाई नहीं है, ये मेंटल लड़ाई भी है। ये बॉक्सिंग की तरह है, सिर्फ शारीरिक शक्ति ही काम नहीं करती। एक बॉक्सर जो अपने मुंह पे घूंसे खा रहा है और मार रहा है, उसका मेंटल मेकअप क्या है, उसका साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ क्या है, वो भी अंजाम डिसाइड करेगा।